हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी फॉर द अपकमिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। We have already discussed the statutory update that is released by ICAI for the November 21 examinations, both of final and CA Inter. In this video, I'll be discussing the judicial update that is released by ICAI for November 21 examinations, जिसमें आपको एडिशनल केस लॉस प्रोवाइड करे गए हैं जो कि हमारे अटेम्प्ट के लिए रिलेवेंट रहेंगे। अगेन, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि क्योंकि ये हमारे अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली एज एन अपडेट लाया गया है, so it becomes important for the relevant examination. So let us start. ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस या बहुत ज्यादा नए केस लॉज नहीं है, so this is again a good news. स्टैट्यूटरी अपडेट में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। सिमिलरली केस लॉज भी 4 ही है और छोटे छोटे से हैं, so आराम से हो जाएगा। Now the first case law is of Pepsi Foods Limited, Supreme Court. सबसे पहले हम इशू की बात कर लेते हैं। What was the issue? Then we'll understand कि हुआ क्या है। Would automatic vacation of stay order up to expiry of extended period of stay of 365 days be valid where the delay in disposing of the appeal is not attributable to the assessee? So जब हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के प्रोविजंस पढ़ते हैं तब हमने ये पढ़ा हुआ है दैट जो स्टे ग्रांट किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपील वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ही हो सकता है, एंड अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपील डिस्पोज नहीं हुई तो इट स्टैंड्स वेकेटेड। ठीक है, उसे हम आगे आगे नहीं लेके जा सकते हैं। करेक्ट। नाउ यहाँ पर एक क्लियर चीज बोली गई है कि अगर जो भी स्टे हुआ है वो असेसी की गलती से नहीं भी हुआ है तो भी वहां पर कोई कंसेशन नहीं दिया जाता। तो इसी इशू पर बात हो रही थी कि सपोज जो स्टे हुआ है अगर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है या किसी और रीजन से हुआ है जो कि ना डिपार्टमेंट के हाथ में है ना असेसी के हाथ में है, और आपका जो टाइम पीरियड है वो अगर एक्सपायर हो गया तो फिर असेसी की गलती ना होने के बावजूद भी क्या वो अपील वहीं पर वैकेट हो जाएगी? क्या वो अभी विल इट स्टे वैकेटेड? सो लेट अस सी व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। सो पहले तो प्रोविजन की बात समझ लें ताकि आप लोगों को अगर लिखने को भी आए आंसर्स तो आपको एक प्रॉपर तरीके से लिखते आना चाहिए। द थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 254(2)A provides that where the appeal filed before the appellate tribunal is not disposed of within the period of stay or extended period of stay, the order shall stand vacated after the expiry of 365 days, even if the delay in disposing of the appeal is not attributable to the assessee. अपेक्स कोर्ट ने ये चीज ऑब्जर्व करी दैट हाँ ये कहीं ना कहीं तो असेसी के साथ एक जस्टिफाइबल एक्शन नहीं है कि उसकी गलती नहीं भी है तो भी उसके अगेंस्ट वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। सो अल्टीमेटली व्हाट वाज डिसाइडेड, Apex Court also pointed out that the said provision would result in the automatic vacation of a stay upon the expiry of 365 days, even if the appellate tribunal could not take up the appeal in time for no fault of the assessee. Further, vacation of stay in favor of the department would ensue even if the department is itself responsible for the delay. ये तो एक तरीके से उनकी खुद की ही गलती होगी तो भी उसका भुगतान किसको करना पड़ जाएगा? असेसी को करना पड़ जाएगा। So accordingly, the apex court had held that the third provision has to be read without the word even and the word not after the words delay in disposing of the appeal is to be inserted. तो अब इसे कैसे पढ़ा जाएगा देखिए हम। Thus, any order of stay shall stand vacated after the expiry of the period or periods mentioned in the section, that is 365 days, only if the delay in disposing of appeal is attributable to the assessee. तो क्या हटा दिया उन्होंने? एक तो उन्होंने even word जो है वो हटा दिया, तो यहाँ से even हट गया और कब क्या कर दिया कि only, कि अगर assessee की गलती है तो ही होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट जो कि हमें ध्यान में रखना है। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है हमें। नेक्स्ट जो हमारा केस लॉ है, सेकंड केस लॉ है, दैट इज इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड का, अगेन सुप्रीम कोर्ट। नाउ यहाँ पर क्या है इशू? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द इशू एंड देन हम समझेंगे कि क्या बोला गया है। Would the amounts paid by resident Indian end users or distributors to non-resident computer software manufacturers, suppliers as consideration for the use or resale of the computer software through end user license agreement, distribution agreements
be considered as payment of royalty for the use of copyright in the computer software, and if yes, is it liable for deduction of tax under section 195? Now, सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी नॉन रेसिडेंट के साथ कोई डीलिंग करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत ध्यान से इस चीज को समझें कि वो टैक्सेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रेसिडेंट है तब तो दिक्कत आती ही नहीं है ना, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है तो हमें जो भी हमारे रूल्स होते हैं, हमारे रेसिडेंस रूल तो अप्लाई हो नहीं रहा, सोर्स रूल लगाकर हमें चेक करना होता है कि वो कहीं अप्रूव तो नहीं हो रही है इंडिया में, डीम्ड टू अप्रूव तो नहीं हो रही है इंडिया में, या रिसीव तो नहीं हो रही है इंडिया में, एंड देन अकॉर्डिंगली उसकी टैक्सेबिलिटी पर हमें कमेंट करना होता है। जब हम बात कर रहे हैं तो इशू ये है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज हुआ है, या तो यूज के लिए या रीयूज के लिए, मतलब रीसेल के लिए बेसिकली अगर परचेज किया है, या तो एंड यूजर ने कर लिया है या डिस्ट्रीब्यूटर ने कर लिया है, हम रेसिडेंट है, सामने वाला नॉन रेसिडेंट है, तो क्या इसे रॉयल्टी मानकर इसे टैक्सेबिलिटी में लाया जाएगा, अप्रूव इन इंडिया मान लिया जाएगा? और अगर इसे इंडिया में टैक्सेबल मान लिया जाएगा तो देन ऑब्वियसली हमें इसके ऊपर टीडीएस प्रोविजंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या 195 यहाँ पर अप्लाई होगा। सो अगेन जब हम इस डिस्कशन की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी भी क्वेश्चन एक नॉन रेसिडेंट के ऊपर डील करता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डीटीडबल की क्या प्रोविजन है। और हमेशा जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ते हैं, हमने ये बात पढ़ी है कि अगर जो डोमेस्टिक लॉ है और जो हमारा डीटीडबल है, ए है, इनमें से जो बेनिफिशियल प्रोविजन होगा असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमेशा अप्लाई किया जाएगा। तो इस केस में भी वही हुआ, वी हैव कंपेयर्ड बोथ द डोमेस्टिक एंड द अग्रीमेंट, एंड देन हमने उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है। सो देखें क्या लिखा हुआ है। पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे डोमेस्टिक लॉ की रॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 9 में जो हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट इज रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन फॉर, किस चीज का कंसिडरेशन? ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस in respect of any copyright, literary, artistic or scientific work as per explanation 4. Such transfer of all or any rights includes transfer of all or any right for use or right to use a computer software including granting of a license। तो यहाँ तो क्लियरली ही बोल दिया है कि इंक्लूड हो जाएगा एज पर द मीनिंग असाइंड इन द डीटीडबलए। अब बात करें कि डीटीडबलए में क्या कहा गया है। With Singapore, for example, royalty means a payment of any kind received as consideration for, किस चीज का, किस चीज का consideration? The use of or right to use any copyright of a literary, artistic or scientific work. The meaning of royalty in India's DTAA with other countries like Australia, Canada, France, Italy, USA, Netherlands, Sweden, जो भी सारे हमें कंट्रीज के नाम दिए हैं एक्सेट्रा, काफी सारी कंट्रीज में इज सिमिलर इफ नॉट आइडेंटिकल। एकदम ऐसे कैसे वर्ड जो है, जरूरी नहीं है जो हमने सिंगापुर का डीटीडबलए पढ़ा कि कॉपी पेस्ट, पर काफी हद तक ऐसा ही है, सिमिलर है डीटीडबलए जो भी मैक्सिमम कंट्रीज के साथ हमारे हैं। The Apex Court observed that the following 4 categories of cases in which the distribution agreements and end-user agreements did not create any interest or right to such distributors or end-users, which would amount to the use of right to use any copyright। मतलब अब उन्होंने ये केसेस लिस्ट करे हैं जिसमें हम कॉपीराइट वाले कंडीशन में फॉल नहीं करेंगे। तो कौन से केसेस है? फर्स्ट, where computer software is purchased directly by an end user resident in India from a foreign non-resident supplier या manufacturer। मतलब सपोज मैं मेरी बात कर दूं, मैं एंड यूजर हूँ, ठीक है, मेरा कोई रीसेल या कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इंटेंशन नहीं है, मैंने खुद के यूज के लिए खरीदा, मैं रेसिडेंट सॉरी सामने वाला नॉन रेसिडेंट है, ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। इट विल नॉट क्रिएट, ठीक है, मतलब हम इसको यहाँ से बाहर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डीटीएए की डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको रॉयल्टी नहीं माना जाएगा, टू बी प्रिसाइज। Where resident Indian companies acting as distributors or reseller purchase software from foreign non-resident and then resell the same to resident end users। मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने खरीदा है बाहर वाले से और उसको अपने यहाँ किसी रेसिडेंट को सेल करा है। Where distributor happens to be foreign, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फॉरेन है। Non-resident vendor who after purchasing from a foreign non-resident seller resells to a resident Indian। मतलब कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है वो भी नॉन रेसिडेंट है, जो बीच का व्यक्ति है डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी नॉन रेसिडेंट है, लेकिन अल्टीमेटली जिसको ट्रांसफर किया गया जो एंड यूजर है, जो एंड यूजर है वो यहाँ पर रेसिडेंट है। इसे इस केस को भी बाहर कर दिया।
So and fourth case where computer software is affixed onto hardware and is sold as an integrated unit by foreign non-resident supplier to resident individuals, resident Indian distributors और end users दोनों। तो नॉन रेसिडेंट है, हार्डवेयर के साथ में इंटीग्रेटेड सप्लाई हो रहा है या तो एंड यूजर को या तो डिस्ट्रीब्यूटर को, और दोनों ही क्या है, रेसिडेंट है। तो चार केसेस कौन से हुए? सबसे पहला तो कि मैं रेसिडेंट हूँ। चलो अपन सारे केसेस को एक बार समझते हैं। सबसे फर्स्ट केस है कि जो खरीदने वाला है वो रेसिडेंट है, बेचने वाला है वो नॉन रेसिडेंट है और ये एंड यूजर है, ठीक है, इसे बाहर किया। दूसरा केस हुआ कि रेसिडेंट है, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसने किसी और रेसिडेंट को बेचा, अल्टीमेट कस्टमर रेसिडेंट हुआ, और खरीदना किससे, नॉन रेसिडेंट से, इसे भी बाहर कर दिया। तीसरा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नॉन रेसिडेंट है लेकिन जो एंड यूजर है वो रेसिडेंट है, और जो ओरिजिनल सप्लायर है वो तो नॉन रेसिडेंट ही चारों केसेस में। एंड फोर्थ केस आपका हो जाता है कि हार्डवेयर वाला केस आ रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड यूनिट में आ रहे हैं, सप्लायर जो है वो नॉन रेसिडेंट है और एंड यूजर ही कैन आइदर बी एंड यूजर और ही कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर इज अ रेसिडेंट। इन चारों केसेस को यहाँ से बाहर कर दिया। इन ऑल द अबव केसेस अपेक्स court held that the amount paid by resident end users or distributors to non-resident manufacturers or suppliers as consideration for the resale or use of the computer software through end user agreements is not a royalty for the use of copyright। फर्क समझ रहे हैं आप डेफिनेशन में? यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि जब कॉपीराइट के यूज के लिए दिया जाएगा कंसिडरेशन तो ही हम उसे रॉयल्टी मानेंगे। किसमें? DTAA में। जबकि हम जब हमारे लॉ की बात करते हैं तो वहां उन्होंने नॉर्मल ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस को भी लिया गया है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। The provisions contained in the Income Tax Act, which deal with royalty, not being more beneficial to the assessees। क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम हमारे प्रोविजंस? क्यों नहीं अप्लाई करें हम डोमेस्टिक प्रोविजंस? क्योंकि वो बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है बेनिफिशियल? क्योंकि DTAA के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैक्सेबिलिटी से बाहर चला जाता है। टैक्सेबिलिटी से बाहर चला गया मतलब बेनिफिट हो ही गया, है ना, आपको टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में। So, not being more beneficial to the assessee have no application in the facts of these cases. Consequently, the consideration paid to non-resident would not be chargeable to tax, और क्योंकि चार्जेबल टू टैक्स नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली 195 में आपको टैक्स डिडक्ट करने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। और ये क्यों किया हमने, तो वो भी उन्होंने नोट दे दिया जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल। जो मैंने बताया था कि अगर डोमेस्टिक लॉ और DTAA की केस में डोमेस्टिक लॉ आपका नुकसान करा रहा है तो डोमेस्टिक लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, DTAA अप्लाई होगा। उस हिसाब से यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड केस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस लॉ। नाउ आगे के जो दोनों केस लॉज हैं वो हमारे हाई कोर्ट के हैं। चलिए, सो थर्ड केस लॉ चलते हैं। डॉक्टर रंजन पाई, हाई कोर्ट। Can bonus shares received by shareholders be taxable under the head income from other sources as per the provisions of 56(2)10 as they are received without consideration? So 56(2)10 हमें पता है सेक्शन क्या है अदर सोर्सेज का, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्शंस ऑफ अदर सोर्सेज जिसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन इफ यू रिसीव sum of money or movable property or immovable property without consideration or inadequate consideration, then if it exceeds a certain amount, then it has to be taxable in the hands of the recipient. Correct? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बोनस शेयर्स होते हैं जो हम अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं कि जब आप बोनस शेयर्स रिसीव करते हो, अगर सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे बोनस शेयर्स मिले तो बदले में मैंने पैसे तो दिए नहीं, मुझे विदाउट कंसिडरेशन रिसीव हुए हैं बोनस शेयर्स, तो फिर क्या उस केस में मेरे ऊपर 56(2)10 अप्लाई होकर के मुझे उसको गिफ्ट प्रोविजन के हिसाब से टैक्सेबल करना पड़ेगा? तो क्या कहा गया है देखें, इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन इज मियरली अ रीअलोकेशन ऑफ द कंपनीज फंड्स। एज सच कोई नया इनफ्लो या कोई कैपिटल इंक्रीज होती नहीं है। कंपनी एक तरीके से सिर्फ क्या करती है, बोनस की जो जर्नल एंट्रीज होती है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें अकाउंट्स का लिंक करूं, क्या होता है जब हम कोई चीज ऐसी चीज से लिंक कर लेते हैं जो हमें पता है तो हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। ऑब्वियसली ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड, जितना ज्यादा आप इन चीजों को इंटरलिंक करके समझने की कोशिश कर पाओगे लॉ का अकाउंट्स के साथ, टैक्स के साथ, जो एक लिंकिंग होता है, इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एज अ होल रेदर देन ओनली द सब्जेक्ट।
सो आप एंट्रीज क्या करते हो, अगर आपको बोनस की एंट्रीज ध्यान हो तो आप उस रिजर्व को कम करते हो और कैपिटल को बढ़ा देते हो। सो एक तरीके से वो पैसा यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है कंपनी की बैलेंस शीट में, जो पैसा रिजर्व में होता है वो शेयर कैपिटल में चला जाता है। एज सच कोई फंड्स का इनफ्लो तो हो नहीं रहा, कोई कैपिटल एसेट फंड्स के हिसाब से तो इंक्रीज हो नहीं रही है। So there is no, the capital employed remains the same. Ultimately the capital employed है क्योंकि जो पैसा रिजर्व में था उसकी कैपिटल शेयर कैपिटल में चला गया। There is no addition or alteration to the profit making apparatus and the total funds available with the company remain the same. On the other hand, जब हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें इस चीज को, शेयर होल्डर गेट्स बोनस शेयर्स, द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर्स हेल्ड बाय हिम गोes down and the market value as well as intrinsic value of the two shares put together will be the same or nearly the same as the value of original shares before the issue ऑफ बोनस शेयर्स। तो ऑलमोस्ट आपकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है, अमाउंट तो आपने पे तो कुछ किया नहीं, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था पर शेयर एक तरीके से वो डाउन ही जाएगा, डाइल्यूट ही हो जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट तो उतना का उतना ही है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, पहले 10,000 था, बोनस के बाद 12 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट तो वही है क्योंकि मैंने पैसे तो लगाए नहीं मेरी जेब से। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, एक तरीके से अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपके जो वैल्यू है वो ओरिजिनल शेयर्स की जो होती है दैट गोज डाउन, है ना। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग लॉजिक जो अभी हमने समझा। Does any profit derived by the assessee on account of receipt of bonus is adjusted by the depreciation? जो पुराने शेयर्स है उनकी वैल्यू कम हो रही है तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स एडजस्टेड एंड मोर और लेस इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाता है। सो एज सच आपको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, ठीक है। सो हाई कोर्ट हेल्ड दैट द बोनस शेयर्स वर नॉट इशूड इन ऑर्डर टू इवेड एनी टैक्स। सो टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ 56(2)(10), कोई ऐसा टैक्स इवेजन का केस है नहीं तो 56(2)(10) अप्लाई नहीं होगा। हेंस the provisions will not be attracted in the hands of the recipient shareholders on receipt of bonus shares, ठीक है, तो एप्लीकेबल नहीं है। अब ये जो इनिशियल है ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, द डिसीजन वाज रेंडर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 56(2)(7) जो पहले एप्लीकेबल था। हाउएवर अंडरलाइंग प्रिंसिपल इमेनेटिंग देयरफ्रॉम अप्लाइज विद इक्वल फोर्स, जो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप उसको इक्वली एप्लीकेबल कर सकते हो। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो ये विदाउट कंसिडरेशन वाले प्रोविजंस है 56(2)(10) में दिए गए हैं, तो 56(2)(10) में आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये हमें समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। रीजन क्या बोला हमने कि ना कंपनी के पास कोई इन्फ्लो है कुछ है और ना शेयर होल्डर को कोई एसेट बेनिफिट मिल रहा है, तो एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। नाउ लास्ट छोटा सा है कॉर्पोरेशन बैंक, अगेन ये भी हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो क्या बोला था, आर द प्रोविजन, व्हाट इज द इशू, लेट अस डिस्कस। Are the provisions of tax deduction at source under section 194H, that is commission, attracted on payment made by the assessee bank for services rendered by Messrs NFS, a network of shared ATMs in India? ऐसी कोई सर्विस अगर बैंक को मिली है और बैंक ने उसका पेमेंट किया है फॉर द शेयर्ड नेटवर्क्स ऑफ ATMs, तो फिर क्या उस कमीशन मतलब बेसिकली 194H उसमें ऐड होगा या नहीं होगा। तो क्या लिखा है, सॉरी अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। हाई कोर्ट ऑब्जर्व नाउ फॉर 194H कमीशन, जब आप बात करते हो कमीशन के लिए एजेंसी रिलेशनशिप होना जरूरी है ना। जैसे हम सैलरी में बात करते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ही नहीं है तो सैलरी कहाँ से आया, सैलरी हेड ही नहीं आया। वैसे ही जब आप कमीशन की बात करते हो तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना जरूरी है, अगर है ही नहीं तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो पेमेंट को आप कमीशन कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। So High Court observed that the relationship between the assessee bank and the National Financial Switch is not of an agency, but it is a principal to principal relationship. दोनों parties principal हैं, कोई एक किसी का agent नहीं है। Therefore, High Court held that the provision of Section 24H are not attracted on the payment made, which issued the credit card for payment gateway. जो भी services हैं उसके against आप उसे commission नहीं मान सकते। So क्या बोला गया है? Then they have given us the meaning that what is NFS, the National Financial Switch, is an ATM network which facilitates convenience banking. It links together the country's ATMs in a single network. So again, क्योंकि agency relationship नहीं है, 194H की applicability यहाँ पर नहीं attract होगी। So with this we complete all the case laws, 4 case laws of judicial update. सबसे पहला वाला ITAT का था related to stay order, दूसरा वाला जो था हमारा वो हमारे DTAA से था, रॉयल्टी से रिलेटेड,
तीसरा वाला जो हमने बात करी 56(2)(10 एंड चौथा वाला जो केस लॉ हमने बात करी वो था हमारा 194H कमीशन पेमेंट एंड टीडीएस से रिलेटेड। सो नाउ गो थ्रू देम, आप भी खुद के एंड पर एक बार इन्हें जरूर से समझ के देखिए, पढ़ के देखिए, रीड करिए इसी लैंग्वेज को। जब आप इस तरीके से रीड करेंगे, जब इस लैंग्वेज को रीड करेंगे, इट बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट द आंसर्स। ठीक है, सो गो थ्रू द फुल डॉक्यूमेंट एंड इसमें आप कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है या अपार्ट फ्रॉम दिस भी अगर आपके केस लॉज से रिलेटेड या किसी भी पॉइंट से आपको कोई दिक्कत आती है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।